केमिस्ट्री में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जब बात करते हैं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें यदि आप एलिमेंट्स को प्रॉपरली स्टडी करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, तो इसके वास्ट एप्लीकेशंस हैं. बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम, वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइंग इन द सेम ग्रुप. तो सबसे पहली चीज यह है कि जिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का क्या क्राइटेरिया था और किस तरह से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे, इन शॉर्ट हमें ये चीजें भी कवर अप करनी चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट्स कि जब एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हो रही थी, जब मोर एंड मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सामने आते गए, तब एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करने की जरूरत महसूस हुई. जब इन्हें क्लासिफाई करने के वेरियस मेथड्स फॉलो किए गए तो उसमें क्राइटेरिया हुआ करता था सिर्फ एटॉमिक मास, क्योंकि दैट टाइम ओनली द नोन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर द एटॉमिक मासेस. जितने भी साइंटिस्ट्स ने बिगिनिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया, इसका बेसिस एटॉमिक मास था. मैं आपको कुछ जो पुराने क्लासिफिकेशंस हैं उनका एक जस्ट आउटलाइन बता रहा हूं कि कैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे. जैसे कि एक क्लासिफिकेशन दिया था डॉबरनेयर ने इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स. डॉबरनेयर ट्रायड्स. इस टर्म में डॉबरनेयर ने ट्रायड्स का मतलब है तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए. द ग्रुप्स वर कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स. जो एक एक ग्रुप था, जैसे कि एक ग्रुप बनाया गया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एलिमेंट्स का. इस तरह के कई ट्रायड्स बनाए गए, मतलब 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की गई. स्पेशलिटी वाइज जो 3 एलिमेंट्स सेम ग्रुप में रखे गए थे वो अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे. तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, द एटॉमिक मास इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द 3 एलिमेंट्स. नंबर 2, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो बाकी दोनों एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास होता है. तीसरी स्पेशलिटी ये थी कि जो ट्रायड को कंसिस्ट करने वाले मेंबर्स थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन था, मतलब ग्रेजुअल चेंज. और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड का यह था कि इनका केमिकल नेचर सिमिलर था. मैं रिपीट करता हूं, ट्रायड्स को लेकर क्या क्या स्पेशलिटीज हो गई. नंबर 1, एक तो तीनों एलिमेंट्स अपने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में है. नंबर 2, मिडिल एलिमेंट इन द ट्रायड का एटॉमिक मास बाकी दोनों का एवरेज था. नंबर 3, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन था. नंबर 4, केमिकल नेचर में सिमिलैरिटी थी. ट्रायड्स का इस तरह से कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 1, जो ग्रुप का साइज था ये बहुत छोटा था. जो ग्रुप का साइज था वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स का होने के कारण ये काफी स्मॉल ग्रुप्स बने. प्रॉब्लम नंबर 2 वो ये थी कि सारे एलिमेंट्स को ट्रायड्स के फॉर्म में फिट करना पॉसिबल नहीं हुआ. कोई भी एलिमेंट हर किसी ट्रायड में कहीं जाकर फिट हो जाए तो 3 एलिमेंट्स की ही प्रॉपर ग्रुपिंग हो जाए. दिस वॉज नॉट फाउंड टू बी वैलिड. इसी तरह के कुछ और क्लासिफिकेशंस एग्जिस्टेंस में आए. जैसे एक क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने दिया था इन द फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स octaves. The term octaves stands for the 8 elements. यहां पर कुछ 8 एलिमेंट से रिलेट करके क्लासिफिकेशन बनाया गया. अब वो 8 एलिमेंट का कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि यदि आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो हर 8th एलिमेंट पहले से प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करेगा.
फर्स्ट एलिमेंट को प्रॉपर्टी में रिजेंबल करेगा। एज एन एग्जाम्पल ऑक्टेव्स के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी बात करें, फिर आ जाता है सोडियम, देन आ जाता है मैग्नीशियम, देन आ जाता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर इसके बाद आ जाता है पोटेशियम, देन कम्स कैल्शियम। ये एलिमेंट्स सारे अपने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में है। ऑल आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और हर 8th एलिमेंट, जैसे लिथियम से मैं स्टार्ट करता हूं तो 8th एलिमेंट बनता है सोडियम, बेरिलियम से मैंने स्टार्ट किया तो 8th एलिमेंट बनेगा मैग्नीशियम, बोरॉन से स्टार्ट करने पर 8th एलिमेंट इज एल्यूमिनियम। दे आर रिजेंबलिंग इन प्रॉपर्टीज। लिथियम सोडियम सिमिलर है, बेरिलियम मैग्नीशियम सिमिलर है, तो हर 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी में फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल कर रहा है। वन मोर थिंग इज देयर, यदि आप यह सोच रहे हैं कि मैंने यहां नोबल गैसेस को क्यों नहीं रखा है, तो जस्ट कीप इन माइंड कि ये वो क्लासिफिकेशन है जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ नोबल गैसेस ऑफ कोर्स ऑक्टेव्स डिस्टर्ब भी हुए। हम अब 8th एलिमेंट का मास के हिसाब से जो अरेंजमेंट बनेगा उसमें रिजेंबलेंस ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ऑक्टेव्स डिस्टर्ब हुए। दूसरा प्रॉब्लम ऑक्टेव्स के साथ यह आया कि कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स पर ऑक्टेव्स वैलिड नहीं थे। मतलब जैसे यदि मैं स्कैंडियम की बात करूं, कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, तो इट डज नॉट रिजेंबल बोरॉन और एल्यूमिनियम इन द प्रॉपर्टीज। सो दिस वे जो ऑक्टेव्स का कंसेप्ट था इसके भी कुछ लिमिटेशंस बने रहे। सो लेटर ऑन जो क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफिकेशन आया, वो आया था इन द फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ऑल्दो इस बीच में टेल्यूरिक हेलिक्स या एटॉमिक वॉल्यूम को रिलेट करते हुए एटॉमिक मास के साथ प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करने वाला लॉदरमेयर कर्व्स, ये कंसेप्ट्स भी आए। तो जो लॉदरमेयर कर्व्स थे इसमें एटॉमिक वॉल्यूम से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को मास वाइज रिलेट किया गया था। बट ये सारे क्लासिफिकेशंस, जैसा मैंने कहा टेल्यूरिक हेलिक्स का मैटर रहा हो या लॉदरमेयर का क्लासिफिकेशन रहा हो या न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रहे हो या डॉबरनियर ट्रायड्स रहे हो, इन सब के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम चल रही थी कि बहुत सारी चीजों को एक साथ इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। हम एटॉमिक मास पे कॉन्सेंट्रेट करने जाते हैं, प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब होती है, प्रॉपर्टीज को रिलेट करने जाते हैं, ग्रुपिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। सो देयर वर नंबर ऑफ लिमिटेशंस। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था यह आया इन द फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इट वॉज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखिए, ऑल्दो मैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पर आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको तो डिटेल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, बट फिर भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक की जर्नी हमें पता होनी चाहिए कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। तो जो वैसे देखा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा बेसिस है, वो बेसिक आइडिया, वो बेसिक थॉट मेंडलीव का था। मेंडलीव फॉर द फर्स्ट टाइम गेव द क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। एक टेब्युलर फॉर्म में क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, और मेंडलीव वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये सबसे ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफिकेशन दिया। जो टेबल बनाया गया था उसमें देयर वर टोटल 7 पीरियड्स। इसमें 7 पीरियड्स थे और जो वर्टिकल कॉलम्स थे जिनकी नंबरिंग लेफ्ट से राइट जाने पे चेंज होगी, उन्हें ग्रुप्स कहा गया। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो इनका नंबर कैसे चेंज होगा? जब आप वर्टिकली मूव करेंगे
तो हॉरिजॉन्टल रोज बदलती जाएंगी, राइट? तो पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज एंड पीरियड नंबर्स चेंज व्हेन you move top to bottom. Groups are the vertical columns and the groups number will change when we move from left to right in the table. Groups in Mendeleev's periodic table total 8 थे. The groups were 8, 1 से लगाकर 8th तक. ग्रुप नंबर Mendeleev's periodic table में रोमन न्यूमेरल्स में दिए गए. फर्स्ट टू 8th ग्रुप जो मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन था, ये 8 ग्रुप के अलावा एक ग्रुप बाद में और ऐड हुआ, क्योंकि एट द टाइम जब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिया गया था, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एंड व्हेन द नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड एज पर देयर वैलेंसी, आप जानते हैं कि नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक होती है, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो 0 वैलेंट एलिमेंट थे और इसीलिए उनको किसी ग्रुप में फिट करना पॉसिबल नहीं हुआ. सो बेस्ड ऑन दैट एक 0th ग्रुप और ऐड किया गया. ग्रुप नंबर 0 देकर एक और ग्रुप बाद में ऐड हुआ है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में. तो इस तरह से बताइए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हो गए? 9. 8 ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 8 और एक 0 ग्रुप बाद में नोबल गैसेस की डिस्कवरी के साथ ऐड किया गया. ये पूरा एक फॉर्मेट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का. परंतु इस पीरियोडिक टेबल के भी लिमिटेशंस रहे और वो लिमिटेशंस इन्हीं के चलते, उन्हीं को ओवरकम करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आया. बट द पॉइंट इज मेंडलीव के इस क्लासिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या लिमिटेशंस थे. सबसे पहली खास बात तो अभी ये चल रही है कि सारे क्लासिफिकेशंस का बेसिस क्या है? एटॉमिक मास. क्योंकि इट वाज द टाइम, मेंडलीव के टाइम तक, इस क्लासिफिकेशन के दिए जाने तक एटॉमिक नंबर वाज नॉट डिस्कवर्ड. तो इवन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के बेसिस पे यह क्लासिफिकेशन दिया गया. तो एक पहली प्रॉब्लम यह आई कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए पीरियोडिक टेबल में सेपरेट पोजीशन नहीं थी. वी नो इट वेल कि आइसोटोप्स वो होते हैं जो एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास वाले एटम्स होते हैं. सो इफ मास इज डिफरेंट द डिमांड वाज कि इनको पोजीशन भी अलग दी जानी चाहिए. लेकिन मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में हर एलिमेंट के लिए एक ही पोजीशन असाइन थी. आइसोटोप्स के लिए देयर वाज नो सेपरेट पोजीशन. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज द सेकंड प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम हाइड्रोजन की पोजीशन थी. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है. मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में उसे मेटल्स के साथ प्लेस कर दिया गया. सो दैट वाज अगेन एन इश्यू. इट वाज अ लिमिटेशन. इट वाज अ क्वेश्चन कि आप नॉन मेटेलिक एलिमेंट को मेटल्स के साथ ग्रुप में क्यों रखते हैं. अदर देन दीज पॉइंट्स, मतलब आइसोटोप्स को सेपरेट पोजीशन ना दिया जाना, हाइड्रोजन की पोजीशन मेटल्स के साथ रखना, इनके अलावा कुछ इम्प्रॉपर ग्रुपिंग भी हुई. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इन्हीं के साथ फर्स्ट ग्रुप में ही कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रखा गया. इनमें सिल्वर एक सेमी नोबल मेटल में काउंट होता है और गोल्ड एक नोबल मेटल है. तो बहुत कम रिएक्टिविटी वाले कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को बहुत ज्यादा रिएक्टिव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के ग्रुप में रखा गया. इट वॉज कंसिडर्ड टू बी इम्प्रॉपर ग्रुपिंग. जब एलिमेंट्स के मास के अकॉर्डिंग चीजों को ऑब्जर्व किया गया तो इट वॉज फाउंड दैट द पोजिशन ऑफ एर्गॉन एंड पोटेशियम, इसमें पोटेशियम इज प्लेस्ड आफ्टर एर्गॉन. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम को एर्गॉन के बाद रखा गया, जबकि मास वाइज कंपेयर करने पर मास ऑफ एर्गॉन पोटेशियम से ज्यादा होता है. व्हाट इज द मीनिंग? इट वॉज एनोमलस पेयर.
मास के हिसाब से देखें तो ये एक एनोमलस पेयर थी। एर्गॉन कम मास वाला, पहले ज्यादा मास वाला एलिमेंट है, जबकि उसे पहले पोजीशन दे दी गई। मेंडलीफ के साथ प्रॉब्लम यह थी कि यदि इनकी पोजीशन इंटरचेंज की जाए तो इनकी ग्रुपिंग प्रॉपर नहीं होती। यदि हम ज्यादा मास वाले को शिफ्ट कर दें, पोटेशियम और एर्गॉन को इंटरचेंज कर दिए होते, तो प्रॉब्लम वाज विथ द प्रॉपर्टीज एंड ग्रुपिंग। अभी एर्गॉन को मेंडलीफ ने नियॉन या क्रिप्टॉन इस तरह के एलिमेंट्स के साथ रखा था। सो दैट वे सम इम्प्रॉपर ग्रुपिंग, सम एनोमलस पेयर्स ये एग्जिस्ट होने लगी। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक और ये प्रॉब्लम था कि जो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स थे, दे आर कॉल्ड एज लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, ये पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से अलग थे। इनको सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के पास कोई रीजन नहीं था कि उन्होंने ये सारी चीजों को कैसे, क्यों, किस बेसिस पर सेपरेट किया है, या ग्रुपिंग क्यों प्रॉपरली नहीं हो पाई है, या कुछ एलिमेंट्स में एनोमलस पेयर्स कैसे बन गई। हम एक्चुअल प्रॉब्लम के डेप्थ में जाएं कि क्या थी, तो प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन में नहीं थी। आज भी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं, दैट इज हैविंग एग्जैक्टली द सिमिलर सिचुएशन। सिमिलर सिचुएशन से मेरा मतलब है कि पोटेशियम और एर्गॉन की पोजीशन आज भी, पोटेशियम बाद में, एर्गॉन पहले है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन आज भी मेटल्स के साथ रखा गया है इन द फर्स्ट ग्रुप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले ही ग्रुप में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को रखा गया है। परंतु आज इन सब के हमारे पास आंसर्स हैं कि हमने इनको क्यों रखा है, किस तरह से इनको प्लेस किया गया है। सबसे बड़ा आंसर तो इसी बात से मिल गया हमें, दैट द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो इसी से इलिमिनेट हो गई। फिर जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसमें ग्रुप्स का नंबर, जैसे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। तो दिस वे मेनी प्रॉब्लम्स आर रेक्टिफाइड। एक तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का दिया गया और दूसरा उसका बेसिस बदल दिया गया। एटॉमिक नंबर इज नाउ द बेसिस। सो मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व सिंपली इन चेंजेस के साथ। क्लासिफिकेशन में चेंज नहीं हुआ, केवल उसका क्राइटेरिया चेंज किया गया, पीरियोडिक टेबल को एक लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। इन्हीं से बहुत सारे आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब फिर भी मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन की तारीफ होती है, उसका कारण है, इसको एप्रिसिएशन मिलता है। इसका कारण है कि मेंडलीफ्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मेंडलीफ इतने ऑर्गेनाइज्ड थे, इतने कॉन्फिडेंट थे कि इस क्लासिफिकेशन ने नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में हेल्प किया, करेक्शन इन एटॉमिक मास किया। कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मास ही करेक्टली नोन नहीं थे। बेस्ड ऑन द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास में करेक्शंस हुए। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स तक के बारे में मेंडलीफ कॉन्फिडेंटली बता चुके थे। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की जगह खाली छोड़ दी गई थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बोरॉन वॉज डिस्कवर्ड दैट टाइम, एल्यूमिनियम वॉज डिस्कवर्ड, बट गैलियम जिसे आजकल आप बोलते हैं, वो एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था। तो अ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट which was to be discovered after aluminium, it was vacant. एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन उस वक्त नोन थे, बट आजकल हम जिसे जर्मेनियम बोलते हैं, उस वक्त ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन आप सोचिए, मेंडलीफ अपने क्लासिफिकेशन में इतना कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इवन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की भी पोजीशन बता दी थी कि नेचर में अभी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना बाकी है और आपको उन एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग
यहां पर प्लेस देनी पड़ेगी। ही मेंशन्ड इवन द एलिमेंट्स जो अनडिस्कवर्ड थे उनको एका एल्यूमिनियम या एका सिलिकॉन के फॉर्म में उनको मेंशन किया गया। द टर्म एका स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट फॉलोइंग सो एका एल्यूमिनियम मीन्स द एलिमेंट फॉलोइंग एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन दैट इज द एलिमेंट फॉलोइंग सिलिकॉन। नॉट ओनली द पोजीशन, खास बात यह है कि उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की पोजीशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज तक को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। जब भी नेचर में ये एलिमेंट डिस्कवर होगा, कौन सी प्रॉपर्टीज के साथ होगा, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, फिजिकल कांस्टेंट्स तक बता दिए गए थे। आप इमेजिन करिए एक पर्सन जिसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में फिजिकल कांस्टेंट्स तक बता दिए। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और इतना ही नहीं है, वास्तव में जब ये एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो फिजिकल कांस्टेंट्स तक जो मेंडलीफ ने बताए थे वही ऑब्जर्व हुए और डिस्कवरी में हेल्प भी मिली, क्योंकि अब हम जानने लग गए थे कि पीरियोडिक टेबल की जो पोजीशंस वेकेंट हैं वहां पर रखे जाने वाले एलिमेंट्स कैसी प्रॉपर्टीज वाले हैं, तो नेचर में किस कंबाइंड स्टेट में ये मिलेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फिजिकल स्टेट्स क्या होंगी, इनको लेकर डिस्कवरीज में भी काफी हेल्प मिली। अल्टीमेटली मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन ही आज हम एक मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के फॉर्म में फॉलो करते हैं। बस फर्क इतना है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है दैट हैज बीन गिवन बाय मोसेले, उसका क्राइटेरिया एटॉमिक नंबर है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया एटॉमिक